चलिए, तो हम लोग केंद्र राज्य संबंधों की बात कर रहे थे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो मामला थोड़ा सा जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी जो पोजीशन है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार, केंद्र में एक ही सरकार होगी। अब इसके अंडर में अलग अलग हमारे यहाँ जो राज्य हैं, इन राज्यों की संख्या है कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक, तो यहाँ पर तो सबको बनाना संभव नहीं, फिर भी 2 4 5 बना के आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अब ये जो 28 राज्य हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं। अब होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच काफ़ी बातचीत होनी है, काफ़ी लेन देन होते हैं, काफ़ी रिश्ते होते हैं, विधायी संबंध होते हैं, कुछ आर्थिक लेन देन भी होते हैं, कुछ प्रशासनिक भी काम होते हैं। तो क्योंकि इन दोनों लोगों को मिलके जनता का भला करना है, इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ये होता है कि यहाँ की जो सरकार है, हमारी सरकार मिलके किसका भला करेगी, जनता का भला करेगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। अब इस जनता का भला दोनों करना चाहते हैं, केंद्र भी खूब भला करती है, राज्य भी खूब भला करती है, इतना भला कर देती है कि हम लोग का बहुत ज़्यादा भला हो जाता है। ठीक, अब दोनों को भलाई पूरी करनी है, भलाई करने में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है कि दोनों ज़्यादा ही भला करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग खूब भला करें जनता का, जनता खूब खुश हो जाए, तो उसी खुशी में कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में कई बार होता है कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। संघर्ष की स्थिति कहाँ पैदा होती है कि सेंट्रल और स्टेट को लगातार एक दूसरे से लेन देन करना है, बातचीत करनी है, विधायी मामलों में, प्रशासनिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, तो लगातार ये करते हैं, लेन देन होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, केंद्र में तो किसी एक ही दल की सरकार होगी, मान लेते हैं कि हम अभी फिलहाल जो राजनीतिक दल है हमारे यहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। राज्यों में भी हो सकता है बीजेपी की सरकार हो, लेकिन हर जगह संभव नहीं है। कुछ राज्यों में पता चला कि कांग्रेस की सरकार है, कुछ कहीं पर आम आदमी पार्टी है, तो कहीं पर जनता दल यूनाइटेड है, तो कहीं पर तृणमूल कांग्रेस है, तो कहीं पर डीएमके है, कहीं एआईएडीएमके, सब अलग अलग है। तो होता क्या है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है स्टेट में, तो उनको अगर केंद्र से लेन देन करना हो, केंद्र से बातचीत करना हो, चाहे विधायी मामलों में, चाहे आर्थिक मामलों में, चाहे प्रशासनिक मामलों में, तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों दलों के राजनीतिक हित बिल्कुल बराबर है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों सेम है। लेकिन जहां आम आदमी की पार्टी की बात होगी, अब ये चाहते हैं कि भाई हमें विधानसभा के चुनाव में सफलता मिले, ये भी चाहेंगे कि हमारे दल को सफलता मिले, तो राजनीतिक रूप से गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, पॉलिटिकली कई बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में कि जिस राज्य में उस दल की सरकार नहीं है जिस दल की सरकार केंद्र में है, तो समस्या उन्हीं राज्यों को पैदा होती है। हालांकि जिस राज्य वाली जो अपनी सरकार है, सेम पार्टी की केंद्र में सरकार है, कभी कभी वहाँ भी दिक्कतें हो जाती है, लेकिन उसको आपस में बातचीत करके, क्योंकि एक ही पार्टी है, तो होता है ना, घर का मामला है, घरेलू मामला है, तो चल जाता है, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ दूसरे की पार्टी है, तो वहाँ राजनीतिक लाभ लेने का भी होड़ होता है कि हम पॉलिटिकली फ़ायदा कमाएं, तो इसलिए कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है, तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसी कन्फ्लिक्ट के लिए, कई विवाद की स्थिति में, हमारे यहाँ जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, केंद्र और राज्य संबंध है, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद पैदा होता है, उस विवाद के कारण बहुत सारे हैं। कुछ कारण की जो मुख्य बिंदु है वो आपको बताते हैं, बाकी समय समय पर आगे अब जो विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के साथ परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। तो जिस पार्टी में अपने पार्टी की सरकार है, तो वहाँ जो गवर्नर, केंद्र सरकार जिसको गवर्नर अपॉइंट करेगी, तो अपने ही दल का आदमी होता है। गवर्नर जनरली कायदे से तो होना चाहिए वो नॉन पॉलिटिकल, लेकिन गवर्नर जनरली राजनीतिक पार्टियों के ही, जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी के पुराने जो रिटायर्ड नेता होते हैं उनको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर बना देते हैं। तो गवर्नर यानी केंद्र वाली पार्टी के ही सरकार के, पार्टी के सभी राज्यों में गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। तो जहाँ पर अपनी पार्टी है वहाँ तो गवर्नर ठीक ठाक काम करेंगे, लेकिन जहाँ पर दूसरे दलों की सरकार है तो वहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। कुछ भी होगा वो उनको परेशान करना शुरू कर देंगे, और ये हमेशा से हुआ है, कोई नई बात नहीं रही, शुरू से जब से व्यवस्था बनी। तो एक तो राज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी विवादास्पद हो जाती है केंद्र राज्य संबंधों के बीच। दूसरा जो बड़ा विवाद का मुद्दा होता है
वो सेंट्रल सर्विसेज होती है, केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं का मतलब जैसे आईएएस है, आईपीएस है। तो होता क्या है कि जो सेंट्रल में जो आईएएस है, आईपीएस है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार नियुक्त करती है, अपॉइंटमेंट यूपीएससी करती है। और अपॉइंटमेंट करने के बाद इनको सौंप दिया जाता है किसको? राज्यों को, कि भाई आप राज्य के लिए काम कीजिए। ठीक, यानी नियुक्त किया केंद्र के लिए, केंद्र ने, और काम कर रहे हैं किसके लिए? राज्य के लिए। अब राज्य सरकारें जो काम करते हैं, तो राज्य सरकारों में भी अफसरों की भर्ती होती है, अधिकारियों की भर्ती है। लेकिन मान लिया कि उत्तर प्रदेश है, तो यूपी में सबसे बड़ी जो प्रशासनिक भर्ती होगी वो एसडीएम की होगी। पुलिस में देखा जाए तो डिप्टी एसपी की भर्ती सबसे बड़ी होगी। ठीक, अब राज्य का सबसे बड़ा पद यही है। अब इसके ऊपर बैठेगा कौन? आईएएस। इसके ऊपर कौन बैठेगा? आईपीएस। यानी जिले स्तर पर भी राज्य को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल वाला। और राज्य स्तर पर तो गवर्नर बैठा ही हुआ, यानी हर स्तर पर सेंट्रल स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर एक गतिरोध की स्थिति बन जाती है। और कई बार आर्थिक लेन देन में होता है कि केंद्र के पास, जैसे हम लोग जब 7 शेड्यूल पढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर बड़े बड़े टैक्सेस है, जो महत्वपूर्ण टैक्सेस है, जो इनकम के बड़े बड़े सोर्सेज, वो किसके पास जाते हैं? सेंट्रल के पास, स्टेट के पास कम है। तो पैसा देने में अब इसमें यही होगा कि जहाँ पर अपने दल की सरकार है वहाँ पर खूब पैसा मिलेगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर गतिरोध होगा। अब मान लिया कि इन्होंने ठीक ठाक दे दिया, तो ये केंद्र का पैसा इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये भी कई बार होता है कि हम जो है कि क्योंकि अगर केंद्र का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो केंद्र इसका राजनीतिक फायदा उठा लेगी। सब राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आर्थिक लेन देन भी एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन जाता है। एक बड़ा विवाद का मुद्दा बनता है 356, 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल। कि राष्ट्रपति शासन में भी यही होता है कि राज्य कुछ भी गड़बड़ी करे तो सीधे पता चला केंद्र सरकार ने, पता चला कि जहां पर अपने दल की सरकार नहीं है, जहां कुछ गड़बड़ी हुई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और जहां अपनी पार्टी की सरकार है, बहुत गड़बड़ी होने के बावजूद लास्ट तक रुके रहते हैं कि ना अभी नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ आयोगों ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। मणिपुर की स्थिति आप देख रहे हैं, स्थिति गंभीर है, लंबे समय से बनी हुई है। कायदे से कई दलों ने डिमांड की कि यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार कहाँ पर है? मणिपुर में। अब तक अगर दूसरे दल की सरकार होती तो वहाँ पर 356 का इस्तेमाल किया जा चुका होता। बिल्कुल सीधा स्पष्ट है, इसमें कोई बहुत आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा, ये बताया ना कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से होता रहा। तो ये 356 की भी भूमिका बहुत बड़ी रही है केंद्र और राज्य के बीच विवाद के कारणों में। ठीक, और भी प्रशासनिक जो संबंध में जो आदेश दिए जाते हैं उसमें भी राज्यों का गतिरोध होता है, रेसिड्यूसरी पावर्स होती है। कंकरेंट लिस्ट एक विवाद का मुद्दा बनता है। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जो हमारे 7 शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं संघ सूची। तो इस पर कानून कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। तो इस पर कानून कौन बनाते हैं? राज्य सरकारें। और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक, अब ये जो कंकरेंट लिस्ट होती है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, कि दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इनकेस अगर दोनों का कानून आपस में टकराया तो माना किसका जाएगा? सेंट्रल का माना जाएगा। तो जब केंद्र का ही भारी पड़ेगा तो केंद्र राज्य को बनाने देगा? बोलेगा बेटा तुम रहने दो, हम यहाँ पर काम कर लेंगे, काहे परेशान हो? जब हम कानून बनाने की तुम्हारा लागू वैसे भी नहीं होगा, तो हमारी बात सुनो, अपनी बात काहे लगा रहे? समझ गए? तो ये सारे विवाद के मुद्दे होते हैं जो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के लिए विवाद का कारण बनते हैं। तो इन्हीं को सुलझाने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया कि भाई ये विवाद न हो, इसको ठीक ठाक रखा जाए और अलग पार्टी की सरकार होने के बावजूद ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए ताकि इनका रिलेशन ठीक ठाक हो। कुल मिला जुला के दोनों का जो अल्टीमेट टारगेट है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। तो उस कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए दोनों लोग मिल के काम करें और आपसी विवाद की वजह से जनता का नुकसान न हो। कई बार आप देखते हैं कि कोई केंद्र ने योजना भेजी राज्य के लिए, राज्य सरकार राजनीतिक विरोध की वजह से उसको लागू ही नहीं कर रहा, या किसी राज्य ने आवश्यकता के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा, केंद्र उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि हमारे राज्य का नाम पश्चिम बंगाल से बदल के बंगाल कर दीजिए या बंगला कर दीजिए, ऐसा कुछ डिमांड हुआ, नहीं माना सरकार ने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे उड़ीसा नाम था तो उड़ीसा का नाम करने का प्रस्ताव किया गया, ओडिशा कर दिया जाए।
अब उसका नाम क्या हो गया, ओडिशा कर दिया गया। असम का नाम बदल के क्या कर दिया गया, असोम कर दिया गया। तो वेस्ट बंगाल का भी नाम अगर बदलने के लिए कहा जा रहा है तो बदल देना चाहिए, लेकिन वही है कि राजनीतिक गतिरोध यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो उसी राजनीतिक गतिरोध की वजह से समस्या किसको होती है, जनता को होती है। केंद्र की योजनाएं सही ढंग से या राज्य की योजनाएं सही ढंग से नहीं लागू हो पाती, समस्याएं हो जाती। तो उन्हीं के समाधान के लिए हमारे संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं। उन व्यवस्थाओं के बावजूद कई सारे समस्याएं रही। तो इसीलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध। अब इस संबंध के लिए पहले इसको ठीक करने के लिए जो विवाद रहे, अलग अलग समय पर कई सारे आयोग बनाए गए, कई सारे कमीशन बनाए गए। तो पहले कुछ आयोगों पर और उनकी जो प्रमुख सिफारिशें थी उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस केंद्र राज्य संबंधों के लिए जो आयोग और सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कमिटीज़ बनी, तो सबसे पहले 1966 में 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, कि शासन प्रशासन में क्या सुधार होना चाहिए। तो उसी कमेटी के अंडर में एक शीतलवाड़ कमेटी बनी, ठीक, कमीशन के अंडर में एक कमेटी बनी। तो उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी कि राज्यों को ऑटोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा दी जाए, राज्यपाल गवर्नर को कैसा आदमी होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म करना चाहिए ताकि अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा किया जा सके, और राज्यों के अधीन जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो फाइनेंशियल पावर्स है, उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ये कोशिश की जाए। ये किस कमेटी ने बताया, शीतलवाड़ कमेटी ने। इसके अलावा कुछ राज्यों की तरफ से भी प्रयास हुए, जैसे तमिलनाडु की सरकार ने 1969 में इसी केंद्र और राज्य के संबंध के ऊपर एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया राजमन्नार कमेटी। अब ये राजमन्नार कमेटी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी, तो राज्य सरकार को खुश करने के लिए उसने बहुत क्रांतिकारी सुझाव दिए, जिसमें कहा गया कि 248, 249 को सीधे सीधे खत्म कर दिया जाए। 248, 249 है कि जो राज्य की विधायी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव पावर है, उस पर सेंट्रल काम कर सकती है। 356, 352 जो राष्ट्रपति शासन वाला प्रावधान ही खत्म कर दो, झंझट खत्म करो। ये 356 हटा ही दो कि केंद्र कभी राष्ट्रपति शासन लगा ही न दे। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, इन सबको क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये समझिए कि एकदम एक्सट्रीम हो गया मामला, यानी ये सब चीज़ किसको सौंपने के पक्ष में थे, राज्यों को सौंपने के पक्ष में थे, ये अपनी राज्य सरकार को खुश करने वाले थे। तो कमेटी बनने से सिफारिश देने थे तो माना तो जाएगा नहीं, तो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया, ठीक। इसके अलावा 1973 में 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, ये पंजाब की तरफ से आया था। इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में केवल कौन कौन से मामले होने चाहिए, वैदेशिक मामले यानी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, करेंसी और कम्युनिकेशन, जैसा कि फेडरल कंट्रीज में होता है, जैसा कि यूएस वगैरह में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल लिमिटेड है कि इन्हीं क्षेत्रों में केंद्र सरकार काम कर सकती है, बाकी क्षेत्रों में नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल लिमिटेड एरियाज में रख दिया गया, क्लियर हो। तो इसको भी ज़्यादा नहीं माना गया। फिर इसी का देखा देखी 1977 में 1977 में पश्चिम बंगाल का मेमोरेंडम आया, तो वहाँ पे भी इसे हिस्से में लगभग बात की गई कि राज्यों की स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमिक है, उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। लेकिन सेंट्रल स्टेट रिलेशन में केंद्र राज्य संबंधों में सबसे बड़ा जो मील का पत्थर साबित हुआ, जिसको हम लोग माइलस्टोन कहते हैं और अभी तक इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, वो है हमारा सरकारिया कमीशन। ध्यान रखेंगे, सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी भी पूछा जा सकता है। पहला ही फैक्ट ये पूछा जाए कि सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सरकारिया कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंधों से क्या है, ये रिलेटेड है। यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर कौन सी कमेटी सबसे प्रमुख बनाई गई, सरकारिया। इसके चेयरमैन कौन से, जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया। इसमें दो और सदस्य थे, शिवरामन और एसआर सेन। 83 में कमेटी बनी थी, 1987 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और 1988 में सरकार ने इसकी समरी को रिलीज कर दिया कि क्या क्या इस कमेटी ने कहा। और इसकी जो अनुशंसाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ सरकारों ने इनको समय समय पर स्वीकार भी किया है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि भाई देश को एकता और अखंडता की आवश्यकता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बड़ी जरूरी है हमारे देश के लिए। तो और राज्य के संबंधों में, संवैधानिक मामलों में जो इस सेंट्रल रिलेशन के जो प्रोविजन किए गए हैं उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए, भाग 9 में इसको सुधार किया जाए। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल के तत्काल में इन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए ताकि केंद्र और राज्य के संबंधों के विवादों का निपटारा किया जा सके।
प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन को इन्होंने फाइनल ऑप्शन के रूप में इन्होंने भी कहा कि राष्ट्रपति शासन यानी जो आर्टिकल 356 है, इसका इस्तेमाल सबसे लास्ट ऑप्शन हो कि जब स्थितियां बिल्कुल बिगड़ जाएं, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बार बार किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगाना ठीक नहीं, और पहले बहुत लगा करता था। फिर कहा कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कम से कम कितने साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, और उसका बीच में कभी भी ट्रांसफर न किया जाए। अभी क्या होता है, गवर्नर 5 साल के लिए अपॉइंट किए, केंद्र में सरकार बदल गई, सारे गवर्नर चेंज हो जाते हैं, नहीं चेंज हुआ तो उठा के नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर कर देंगे, जब अब तो हटोगे किसी भी करके, ठीक। और कहा गया कि राज्यपालों की जब नियुक्ति होगी तो इस नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से अनुमति क्या है, एक बार बता देना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए कि हाँ फला व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसी के साथ मिलकर काम करना है, तो मिलजुल के आप लोग काम कीजिए। और इस अनुशंसाओं को एक आध दो बार माना गया। जब वेस्ट बंगाल में तुषार गांधी को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा था, तो उसके पहले वहाँ की सरकार से पूछा गया था, एक आध दो बार ऐसा हुआ, जनरली नहीं होता लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर कहा कि कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में अगर सेंट्रल कानून बनाने जा रहा है, तो उसके लिए राज्यों से आप एक बार बातचीत कर लिए कि हाँ इस सब्जेक्ट पर कानून बना रहे हैं, आपको कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। और त्रिभाषा फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि एक अंग्रेजी जो सब लोग लगभग जानते हैं, दूसरी हिंदी, और तीसरा वहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो इससे क्या होगा कि जो विवाद की स्थितियाँ थोड़ी सी क्या होंगी, कम होंगी, विवाद की स्थिति खत्म किया जा सकता है। और राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का अधिकार केंद्र के पास हो, कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं जैसे CISF है, CRPF है, तो केंद्र सरकार क्या करती है कि अपने मन से उसको डिप्यूट कर सकती है। कई बार राज्य भी अराजक हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय जो बल होते हैं, फोर्सेज होते हैं, उनको नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो सरकारिया कमीशन ने, सरकारिया कमेटी ने जो सिफारिशें दी, इसमें काफ़ी हद तक संतुलन की कोशिश की गई कि देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे, राज्यों की स्वायत्तता भी बनी रहे, और जो केंद्र का तरफ जो हमारे इंटर स्टेट रिलेशन का जो झुकाव है वो बना रहे, ठीक। फिर बाद में 2007 में एक कमीशन बना, पुंछी कमीशन, पुंछी आयोग। तो ये जो पुंछी आयोग बना, इसके चेयरमैन कौन थे, जस्टिस मदन मोहन पुंछी। इसमें और सदस्य थे विनोद कुमार दुग्गल, वीरेंद्र सिंह और NR माधव मेनन। तो ये जो पुंछी कमीशन था, तो अगर पूछा जाए पुंछी कमीशन भी किस चीज से रिलेटेड है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। और इस पुंछी कमीशन में कुछ खास खास शिकायतें की गई। मार्च 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यपालों की नियुक्ति कितने साल के लिए होनी चाहिए, 5 साल के लिए होनी चाहिए, और हटाना अगर हुआ बीच में तो सीधे सीधे न हटा के, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, तो वही महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए होना चाहिए, राज्यपालों के लिए, ताकि राज्यपालों को एक तरीके से पपेट न बना दिया जाए कि केंद्र जब चाहे तब कहीं भी हटा देती है, उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया हो। और दूसरा इसमें कहा गया कि हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और जुडिशरी के लिए अलग से एक ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज बताए कि केवल कितने हैं, 3 हैं, IPS है, IAS है और IFS है। तो ये तीनों सेंट्रल की तर्ज पर काम करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोई ऐसा नहीं है। एजुकेशन के लिए हर एक स्टेट का अलग अलग चलता है, जुडिशरी में भी सबका अलग अलग चलता है, हेल्थ में भी सबके अलग अलग डॉक्टर भर्ती किए जाते हैं। तो कहा गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज सभी सेक्टर में लागू किया जाना चाहिए। और इन्होंने भी कहा कि कंकरेंट लिस्ट पर अगर कानून बनाना है तो उससे पहले राज्यों को कंसल्ट करना चाहिए, राज्यों से सहमति लेनी चाहिए। तो ये कुछ अलग अलग आयोग रहे, जिसमें सबसे लास्ट में आपको सरकारिया और पुंछी आयोग के बारे में आपको विस्तार से बताया। अब हम लोग बातचीत करेंगे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है, उनको संविधान में क्या स्थिति दी गई। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में हमारे संविधान के कौन से भाग में कहा गया है, पार्ट हमारा कौन सा है, भाग, तो भाग कौन सा है, 9, पार्ट कौन सा है, 11 है, भाग 11। तो ये जो पार्ट 11 है वो बताता है कि सेंट्रल और स्टेट में क्या क्या रिलेशन होने चाहिए, और एक संबंध की बात की गई। अब केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन की बात कही तो गई है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये संबंध नहीं है। संबंध वैसे ही जैसे संबंध हम बताते हैं कि संबंध बिल्कुल बराबरी के लेवल का होता है, बोलते ना रिश्ता बराबरी पर होता है, यहाँ पर बराबरी वाला रिलेशन नहीं। कहने के लिए केंद्र राज्य संबंध है, लेकिन है ये बिल्कुल बाप बेटे वाला रिलेशन होता है कि एक तरफ पिताजी हैं, दूसरी तरफ बेटा है।
तो वहाँ पर संबंध तो होता है लेकिन सुनवाई नहीं होती। पिताजी ने जो कहा बेटे को वो बात माननी ही पड़ेगी। एक तरफा मामला चलता है, दूसरी तरफ नहीं होता। बताया कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, केंद्रीय जो विधायी संबंध है, तो विधायी संबंधों में ये कहा गया केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है, लेकिन जितने भी आर्टिकल हम लोग 245 से 255 तक देखेंगे उसमें यही आपको पढ़ने में आएगा कि केंद्र चाहे तो विधायी मामलों में राज्यों के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन राज्य नहीं कर सकता। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में देखा जाए प्रशासनिक संबंधों में, तो केंद्र चाहे तो प्रशासनिक मामलों में राज्य के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन राज्य नहीं कर सकता। उसी तरीके से फाइनेंशियल रिलेशन में देखेंगे तो 264 से 293 तक है कि सेंट्रल चाहे तो फाइनेंशियल इश्यूज में स्टेट के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन स्टेट सेंट्रल के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी इसमें विधायी संबंध किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 245 टू 255। प्रशासनिक संबंध किस में दिए गए हैं, 256 टू 263। और वित्तीय संबंध किसमें दिए गए हैं, 264 से 293। ये तीन भाग हैं जहां पर केंद्र और राज्य के बीच क्या बताया गया है, रिलेशन बताया गया है, संबंध बताया गया है। अब इन्हीं को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रिलेशन है विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक, तो जो विधायी संबंध है, अभी आपको बताया कि जो विधायी संबंध होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन होते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं। आर्टिकल अभी आपको बताया कि 245 से 255 तक, आर्टिकल 245 टू 255। अब ये जो आर्टिकल 245 है, 245 है, तो ये 245 में लिखा हुआ है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, एक्सचेंज ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। कि जो आर्टिकल 245 क्या है कि संसद यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, तो पार्लियामेंट का कानून कहाँ लागू होगा, पूरे देश भर में लागू होगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक द लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यानी संसद द्वारा कानून जो बनाए जाएंगे वो कहाँ पर लागू होंगे, वो पूरे देश पर लागू होंगे। और जो राज्य द्वारा कानून बनाए जाएंगे वो कहाँ पर लागू होंगे, राज्य पर लागू होंगे या राज्य के किसी हिस्से पर लागू होंगे। ये बात किस आर्टिकल में कही गई, 245(1). अब 245(2) देखिए क्या कहता है। अब 245(2) पढ़ के ही आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझाई जाएगी कि राज्य उसका क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा, कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशनल। समझाने का मतलब ये हुआ कि 245(2) का मतलब ये हुआ कि मान लें कि संसद ने कोई कानून बनाया, अब उसी सब्जेक्ट पर स्टेट पहले से कानून बना चुका है, तो यानी कि संसद का कानून स्टेट के कानून पर ओवरलैप कर सकता है। वो इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि राज्य ने वहां पर पहले से कानून बना दिया है। समझ गए, यानी केंद्र का ही कानून माना जाएगा, राज्य वाला कानून नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 245(2) में कहा गया है। फिर से आपको बता दें 245 ये कहता है कि संसद और जो राज्य की विधानसभा है उनका कानून कहाँ तक मान्य होगा। 245(1) कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाया गया है वो पूरे देश में या देश के किसी एक भाग पर लागू होगा, और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया कानून पूरे उस राज्य में या उस राज्य के किसी हिस्से पर लागू होगा। और अगर मान लीजिए कि ओवरलैपिंग होती है कि संसद ने कोई कानून बनाया तो वो लागू होगा भले ही वहां पर राज्य कानून बना चुका हो। समझ गए, जो किस आर्टिकल में कहा गया है, 245(1) और 2। अगला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 246 दिया गया है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो विधियों की विषय वस्तु की किस सब्जेक्ट पर ये लोग कानून बना सकते हैं। तो किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं, आप समझ लीजिए इसको ध्यान से कि 246(1) देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि 246(1) कहता है कि पार्लियामेंट यानी संसद को 7 शेड्यूल आपको बताया 7वीं अनुसूची में कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है किसको, पार्लियामेंट। यानी जो 7 शेड्यूल का जो यूनियन लिस्ट है उसका कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। ये कहाँ लिखा हुआ है, 246(1). अब देखिए 246(2), संसद को और किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची के शेड्यूल 3 में के लिस्ट 3 में
इसको क्या कहा गया है? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को है, पार्लियामेंट को भी है और राज्य के विधानमंडल को भी है। किस आर्टिकल में कहा गया है? 246(2) में कहा गया है। ठीक, हम देखिए 246(3) कि 7 शेड्यूल की सूची 2, जिसको स्टेट लिस्ट कहा गया, तो स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। क्लियर हो गया? यानी 246(1), 2 और 3। 246(1) में क्या कहा गया है? यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। 246(2) में क्या कहा गया है? कंकरेंट लिस्ट पर कानून कौन बनाएंगे? दोनों बनाएंगे। 243(3) पे क्या कहा है? 246(3) पे क्या कहा गया है कि स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाएंगे? स्टेट। अब देखिए इसको ओवरलैप किया गया 246(4) से कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे उस विषय पर राज्य सूची में प्रकटित विषय ही क्यों ना हो। यानी कि अगर कोई ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जो 247 लिखा हुआ है कि अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध संसद की शक्ति अधिक अच्छे प्रशासन के लिए, कि अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो सेंट्रल चाहे तो अधिक से अधिक क्या बना सकती है? कोर्ट्स की स्थापना कर सकती है, न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। 247 लिख लीजिए आप, 247 247 कि कई बार होता है कि आप देखिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की जाती है, विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो जो विशेष न्यायालयों की स्थापना किस आर्टिकल से की जाती है, या अतिरिक्त एडिशनल कोर्ट्स की स्थापना किससे करते हैं? 247 से करते हैं, 247 से करते हैं। ठीक है, तो इस अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कैसे की जाती है? 247। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला अनुच्छेद है 248, 248 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 248 बताता है रेसिड्यूसरी पावर्स, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अब अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या होती हैं? अवशिष्ट विधायी शक्तियों का मतलब होता है कि ऐसी चीजें, जैसे आपको बताया कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तीनों लिस्ट में नहीं है, या ये तो तीनों लिस्ट में कहीं नहीं दी गई। बहुत सारी चीजें होते हैं, उससे व्हाट्सएप फेसबुक था नहीं, अब आ गया, वो कहाँ जाएगा? तो वो कहाँ जाएगा? रेसिड्यूसरी पावर में, जिसको बोला जाता है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। यानी कि ऐसी चीज़ें जिन पर कानून बनाने की आवश्यकता है और वो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो वो सब किस में शामिल की जाएंगी? रेसिड्यूसरी पावर्स में, अवशिष्ट विधायी शक्तियों में। समझ गए? अब ध्यान रखेंगे ये जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, रेसिड्यूसरी पावर्स दिए गए हैं, तो ये अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र को दिया गया है, राज्यों को नहीं दिया गया। जैसे जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें भी यही प्रावधान था। तो आपको जब इतिहास पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताया था कि इसमें बड़ा झगड़ा हुआ था कि हमारे लोग नेता चाहते थे, ब्रिटिश सरकार से डिमांड कर रहे थे कि रेसिड्यूसरी पावर किसको दिया जाए? स्टेट को दिया जाए, कि जो एक्स्ट्रा पावर्स है वो किसको मिल जाए? राज्य को मिल जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, ये रेसिड्यूसरी पावर किसको मिलनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। फिर जब हमारा संविधान बना तो हम लोगों ने भी सेम वही चीज़ लागू की जो अंग्रेजों ने 35 के एक्ट में लागू की थी। हमने भी रेसिड्यूसरी पावर्स किसको दे दी है? सेंट्रल को दे दी। यानी अंग्रेज सही थे कि हम गलत थे? उस जगह वो सही थे। बस हमारा नेशनलिज्म थोड़ा बदल चुका था, हम लोग केंद्र के खिलाफ नहीं, हम लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। केंद्र में कौन था? ब्रिटिश थे। तो मांग हमारी सही थी, लेकिन अंग्रेजों ने भी जो व्यवस्था बनाई वही अभी तक लागू है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ध्यान रखी गई, हमारे किसको दिया गया? सेंट्रल को दिया गया है, केंद्र को दिया गया। ठीक, अब देखिए लिखा हुआ है कि 7वीं अनुसूची की संघ सूची का 97वां विषय कोई अन्य विषय जो अनुसूची सूची 2 और 3 में प्रगणित नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा कर है जो दोनों सूचियों में नहीं हो, तो उसमें कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। यानी जो किसी भी लिस्ट में नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, केंद्र बनाएगी, स्टेट उस पर कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये किस में कहा गया है?
आर्टिकल 248 जिसको कहा जाता है क्या, रेसिड्यूसरी पावर। समझ में आया अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 248 आपको याद रखना होगा अपने एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रेसिड्यूसरी पावर फिर से बताते रहे किस आर्टिकल में है, 248 में है। क्या है कि ऐसा सब्जेक्ट जो 7 शेड्यूल के बाकी लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना यूनियन में है। तो जो कहीं नहीं है उसी को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट। रेसिड्यूसरी मतलब जो बच गया, सीधी बात समझिए कि जो तीनों लिस्ट में डालने से क्या हो गया, बच गया, रेसिड्यूसरी बचा, अवशिष्ट। तो वो किसके पास है, केंद्र के पास है। कोई यानी अगर कोई नई चीज आई तो उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, स्टेट नहीं बनाएगी। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 जो कहता है कि राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद द रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, कि राष्ट्रीय हित के मामले में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। अब होता क्या है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाता है, स्टेट बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के मान लीजिए यूपी की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, ठीक, बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश को लगता है कि यहाँ पर कानून पार्लियामेंट को आना चाहिए, पार्लियामेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, तो इसके लिए राज्यसभा इसके लिए इनिशिएशन ले सकती है। राज्यसभा, आपको राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ बताया था, स्पेशल पावर प्रिविलेज, जिसमें बताया था कि स्टेट, वहाँ पर आर्टिकल 249 लिखवाया था कि जब आपको राज्यसभा पढ़ा रहे तो बताया था कि ये राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है कि अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है तो वो 1 साल के लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर क्या करे, कानून बनाए। और वो कानून कितने साल के लिए वैलिड होता है, केवल 1 साल के लिए। कि मान लीजिए कि यूपी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, राज्यसभा ने इसका प्रस्ताव किया विशेष बहुमत से, संसद इसको स्वीकार करेगी, तो वहाँ यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। वो कानून कितने साल के लिए वैलिड होगा, 1 साल के लिए। अगर मान लीजिए कि 1 साल के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए नहीं होगा, फिर से राज्यसभा प्रपोजल पास करेगी, फिर वो 1 साल के लिए आगे बढ़वाएगी, फिर से 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को ऑथराइज कौन करेगा, राज्यसभा। और राज्यसभा में आपको बताया कि चलती किसकी है, राज्यों की चलती, सेंट्रल की तो चलती नहीं। यानी अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव कर रही मतलब वो मामला ठीक ही होगा, बहुत खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि स्टेट लिस्ट में कानून सेंट्रल ही बनाएगा, स्टेट सेंट्रल लिस्ट में कानून नहीं बनाएगा, समझ गए। तो 249 भी इस मामले में बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक और आर्टिकल आता है 250 में क्या है कि जैसे अभी आपको जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बता रहे थे, विधान परिषद आपको बता रहे थे, तो बताया था कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल से लगता है, 356 से, 356। तो जब 356 होगा राष्ट्रपति शासन, या 352 ले लेते हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आपको बताया था। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो राष्ट्रीय आपात के क्रम में जो स्टेट लिस्ट होता है, राज्य सूची का विषय होता है, उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार सीधे सीधे किसके पास चले जाते हैं, संसद के पास। यानी राज्यों की सारी पावर कौन ले लेता है, सेंट्रल अपने पास ले लेता है। किस आर्टिकल से, 250 से, ठीक है। अब अगला आर्टिकल है 251, 251 क्या है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों में और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। यानी कि कानून बनाया पार्लियामेंट ने किस आर्टिकल से, 249 से या 250 से, उस पर राज्य पहले से कोई कानून बना चुका है और वो दोनों कानून क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराएंगे तो माना किसका जाएगा, सेंट्रल का माना जाएगा, समझ गए। मिला जुला के सारी कहानी वही आ जाती है, केंद्र ही सब कुछ करेगा, राज्य इसमें कुछ भी नहीं करेगा।